फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये जो कंसेप्ट है आपका फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास। मैकेनिक्स की आप कह लें, हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज़ पढ़ी थी कि फोर्स, ठीक है, ये स्टडी ऑफ फोर्स है, ठीक है। मोशन के बारे में स्टडी करेगा, मैटर के बारे में बातें करेगा और इनके रिलेशंस के बारे में बातें करेगा। तो मैकेनिक्स के अंदर जो आपकी मेन बुनियाद आपकी जो आती है वो फोर्स आती है। दुनिया के अंदर पाए जाने वाली हर ऑब्जेक्ट जो है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है उसके अंदर फोर्स एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लो लेवल की हो चाहे वो हाई लेवल की हो, और किसी भी फॉर्म की हो, फोर्सेस का एक्शन उन पे पाया जाता है, ठीक है। वो किसी ना किसी फोर्स के अंडर बात करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है जी। फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसको अगर जो है ना, हम इसको अगर मैं शॉर्ट वर्डिंग में अगर आपको बताऊं, क्योंकि इसकी हम डिटेल फॉर्म भी पढ़ेंगे, दैट इज मेजर ऑफ पुश और पुल। शॉर्ट वर्डिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खींचते हैं या उसको धकेलते हैं, पुल करते हैं, देन उसकी जो किस तरह से आपने उसमें किस जो है ना क्वांटिटी के साथ आपने उसको पुश किया या पुल किया, उसकी जो मैयर होती है वो आपको फोर्स रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसकी फोर्स आपको रिप्रेजेंट करेगी। लाइक आप कहते हैं कि कोई भी जो है ना स्टेट ऑफ रेस्ट को जो या मोशन को चेंज करती है, ठीक है। या हम इसको एक्यूरेट फॉर्म में अगर आप बताना चाहें तो वो एक्यूरेट फॉर्म में आप क्या बता सकते हैं, दैट क्वांटिटी which changes or tends to change the state of rest or motion of the object। क्या आप यहाँ पे बॉडी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास वो वाली क्वांटिटी जो चेंज करेगी या चेंज करने की कोशिश करेगी द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आपके पास क्या कहलाई जाएगी? फोर्स कहलाई जाएगी। तो इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आप एक्यूरेट फॉर्म में बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी को आप फोर्स का नाम देते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन की हालत को चेंज करती है, इसको चेंज करने की कोशिश करती है। या आप कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पुश और पुल मैयर होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई रेस्ट की हालत में था और आपने उसको खींचने की कोशिश की, फोर्स लगी। अगर कोई जो है ना बॉडी मूव कर रही थी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मोशन की हालत में था, आपने उसको पुश करके रोकने की कोशिश की, इट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो ये आपकी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्राइटेरिया होगा। और यहाँ से आपके पास जो है ना फोर्सेस की टाइप्स आ जाती हैं। अब फोर्सेस जो है ना इन जनरल वे दो तरह की होती हैं आपकी। एक होती है इंटरनल फोर्सेस और एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, एंड सेकंड पे आपके पास आ जाती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्सेस दो तरह की फोर्सेस आप पढ़ते हैं। एक होती हैं इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं? जो किसी भी बॉडी के इनिशियली जो है ना तौर पे अंदर पाई जाती है, ठीक है। इनिशियल तौर पे किसी ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए अपने अंदर जो फोर्सेस वो रखता है वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं। लाइक आपके पास कोई भी पत्थर है, ठीक है, उसके हर पार्टिकल्स के दरमियान क्या है? इंटरनल फोर्सेस पाई जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। लाइक आप इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप मैग्नेट्स की ले सकते हैं। मैग्नेट्स के अंदर इंटरनल फोर्सेस पाई जाती हैं जो हर एक दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अगर मैग्नेट्स आपस में, उनके छोटे छोटे से आप ज़रात की एक एग्जांपल लें तो वो ज़रात आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर इंटरनल फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी रिस्पेक्ट से एक इंसान है उसके अंदर ताकत पाई जाती है। इंटरनल फोर्सेस हमारे अंदर बहुत सारी एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हम मूव ऑन कर सकते हैं। हम स्टिल किसी भी जगह अगर बैठ सकते हैं तो हमारे अंदर एक फोर्स पाई जाती है। हमारे अंदर बहुत ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिनकी रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? जो किसी बाहर की फोर्स होती है, ठीक है, जो बाहर से हमारे ऊपर अप्लाई की जाती है। किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए आप उस पर जो एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स करते हैं, ठीक है। जो बाहर से अप्लाई की जाती है किसी भी पोजीशन की को चेंज करने के लिए, चाहे वो रेस्ट की हालत में चाहे मोशन की हालत में थी। लेकिन जब वो रेस्ट की हालत में पहले से मौजूद थी तो उसके अंदर कोई फोर्स पाई जा रही थी ना। लाइक देखें, अगर आप लिक्विड को, अगर एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप किसी लिक्विड को देखें, अब अगर उस लिक्विड के अंदर जो है ना फोर्स नहीं पाई जाती, देन आप क्या होता है? वो फैल जाता है, ठीक है। उसकी इंटरनल जो है ना, आपके पास कोई भी लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट को बरकरार नहीं रख सकता। जब वो सॉलिड स्टेट को बरकरार नहीं रख सकता, आप उसको कहीं भी रखेंगे, लाइक आप पानी को कहीं भी गिराना शुरू करेंगे तो वो फैलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पास सॉलिड कंडीशन में चला जाए।
ठीक है। लेकिन अगर आप उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो अपनी सॉलिड कंडीशन में आ जाएगा। अगेन अगर आप उसके अंदर एक फोर्स आ जाती है जो उसको क्या करती है, उसको आइस की जो है ना आइस की फॉर्म में ले जाती है, ठीक है। एक फोर्स ही उसके अंदर आ जाती है जो आपस में वो जुड़ जाती है, ठीक है। उसी को अगर आप दोबारा से जो है ना फ्रिज से निकाल के बाहर रखें, देन वो क्या हो जाती है, फिर से वो एक लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, उसकी फोर्सेज अपनी खत्म हो जाती हैं जो उसको आइस में जो है ना कन्वर्ट किए थे। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हैं, जो बाहर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्सेज हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेज। करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेज आपकी 3 तरह की होती है, ठीक है। यानी फोर्सेस की करेक्टराइज किस तरह से इसको किया जाता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आपके पास क्या होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मेन बात इसके अंदर जो हमारी यहाँ पे फोर्स के बारे में लिखी जाती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। जी, करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती है हमारे पास फोर्सेस की। किसी भी फोर्स की करेक्टरिस्टिक इस तरह से डिफाइन की जाएगी कि आपको उस फोर्स की मैग्नीट्यूड बताई जा सकती है, मैग्नीट्यूड। फिर आप उस फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब इतने केजी की आपने फोर्स लगाई, जो है ना आपके पास कोई भी चीज़ है जो इतने केजी की थी, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में, या आपने जो है ना कोई भी आप मैथ बता रहे हैं, किसी भी फोर्स का जो है ना मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, देन वो आपको डिस्क्राइब करेगी कि कितनी लग रही है, ठीक है। कितनी आपके पास जो है ना कि मेजरमेंट बताएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड फिर आपकी डायरेक्शन बताएगी। डायरेक्शन मतलब किस समत में लग रही है, ठीक है, किस तरफ आपने इतने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई है। फिर थर्ड आपके पास आ जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी आपने किस पॉइंट पे फोर्स लगाई है। सम ऑब्जेक्ट्स की केस में ये जो होता है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल ओमिट किया जा सकता है, ठीक है। उसमें आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कोई रद्द अमल नहीं होता। जब हम फोर्सेस को डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे दैन वहाँ पे हम इसको क्लियर फॉर्म में जो है ना डिटेल फॉर्म इसकी पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मुराद होता है, और किन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये तीनों ज़रूरी होते हैं, किन के अंदर ये दो इनफ होते हैं, किन के अंदर ये एक इनफ होता है, ये आपका डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपकी क्या बताती है कि कितनी आप लगा रहे हैं, डायरेक्शन आपकी बताती है किस समत में आप फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताता है आप किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बड़ा जो है ना नेसेसरी होता है, एक मेन रोल अदा करता है इन दी फॉर जो है ना फोर्स के जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स सिस्टम। नाम से जाहिर है कि फोर्सेस की अगर कलेक्शन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स सिस्टम बन जाएगा। अ सेट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये वर्ड भी आप वाइडली इसको जो है ना यूज करेंगे। अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी सेट ऑफ फोर्सेस लगती हैं उनको हम कहते हैं इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस और फोर्स सिस्टम, ठीक है। एक से ज्यादा जब फोर्सेस लगना शुरू हो जाती हैं देन उनका वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक फोर्स सिस्टम या सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनाती हैं। अब इक्वल फोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं, जब आपके पास दो से ज्यादा, ठीक है, इफ मोर देन टू सिस्टम्स, अगर आपके पास फोर्स सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इफ टू फोर्स सिस्टम्स हैज सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन and same point of application regarding each force, ठीक है। फोर्स सिस्टम जो आपका बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक, आप कह लें कि आपके पास एक टेबल था, ठीक है। उस टेबल को खींचने के लिए आपने 3 लोगों को जो है ना बुलाया। वो 3 लोग जो है 3 पॉइंट्स पे जो है ना फोर्स लगा रहे हैं। अब आपका क्या हुआ, वो फोर्स जो लगा रहे हैं, लेट अस सपोज कि एक आपके पास जो मैग्नीट्यूड की रिस्पेक्ट से चले 10 न्यूटन पर जो है ना 10 न्यूटन की लगा रहा है, दूसरा भी 10 न्यूटन की लगा रहा है, तीसरा भी 10 न्यूटन की लगा रहा है, फिर उनकी टोटल कितनी होगी, 30 की होगी। अब अगर आपने उस फोर्स सिस्टम को रिप्लेस करना है किसी दूसरे फोर्स सिस्टम के साथ, देन अगर आप उस फोर्स सिस्टम्स को इक्वल कहना चाह रहे हैं, देन आपने जो उन 3 बंदों के अलावा नए 3 बंदे हायर करने हैं, उनको भी उतनी ही 10 की ही फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इक्वल, देन ऐसे दो फोर्स सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल फोर्स सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा फोर्स सिस्टम्स अगर आपके मिल जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इफ वन फोर्स सिस्टम can be replaced by the other system without disturbing the instantaneous state
ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा अगर उसकी रेस्ट या मोशन की जो स्टेट है उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को रिप्लेस कर दें, देन ऐसे दो सिस्टम्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इक्वल फोर्स सिस्टम और इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में डिफरेंस फिर क्या आया। डिफरेंस इनमें ये है कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि पहले अगर आपके पास तीन लोग ही तीन ही डायरेक्शन के अंदर तीन ही पॉइंट्स के ऊपर एप्लीकेशन लगा रहे थे, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम थी, तो आपने उतने ही मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के तीन मजीद बंदों को हायर किया। ठीक है, तो ये दो सिस्टम्स ने क्या बनाया, इक्वल फोर्स सिस्टम बनाया। लेकिन ऐसा फोर्स सिस्टम अब उन तीन बंदों के इक्विवेलेंट भी तो फोर्स सिस्टम एक बनाया जा सकता है। वो फोर्स सिस्टम आपका किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, कोई एक 8 न्यूटन की लगा ले, एक 12 न्यूटन की लगा ले, एक 10 न्यूटन की लगा ले। ठीक है, मैंने उनकी मैग्नीट्यूड तो चेंज की ना, लेकिन उनका जो डिस्टर्बिंग जो बिहेवियर था उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो बिल्कुल उसी तरह से उन पर फोर्स लग रही थी और वो इक्विवेलेंट ही रहा था। इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम हम कह देते हैं। ठीक है, इनमें फोर्सेस की मैग्नीट्यूड में, इनकी डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में चेंज हो सकता है, लेकिन इफेक्ट चेंज नहीं हो सकता। इक्वल फोर्स सिस्टम के अंदर हर चीज इक्वल होनी चाहिए, वही मैग्नीट्यूड, वही डायरेक्शन, वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बस तीन फोर्सेस को तीन नई फोर्सेस से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होगा। लेकिन इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि एक फोर्स सिस्टम अगर एक्ट कर रहा था, इसका इफेक्ट देखा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट कैसा था। ठीक है, तो जो इक्वल फोर्स सिस्टम होता है वो इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम भी होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम इक्वल फोर्स सिस्टम नहीं होता। लेकिन आप ज्यादा जो यूज करेंगे इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम्स के टर्म को यूज करेंगे, और यही आपका मेन होगा कि जैसे अगर तीन बंदे जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे थे और एक बंदा उन तीनों की मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया और वो इन तीनों के बराबर था कि उनको खेल सकता था, और वो अकेला लग गया, देन वो तीन लोग, ठीक है, वो एक सिस्टम बना रहे थे और एक बंदा जो है वो एक फोर्स बना रहा है, वो एक सिस्टम ही बना रहा था अपने इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो उसका अफेक्ट उसको डिस्टर्ब नहीं किया, हमारा अफेक्ट वैसे का वैसा रहा, देन सच सिस्टम्स आर नोन एज इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, जिसका अफेक्ट चेंज ना हो वो इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम है, लेकिन जिनकी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना ही डायरेक्शन चेंज हो, ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो, वो इक्वल फोर्स सिस्टम्स है। ठीक है, आप समझ लें कि आपने तीन फोर्सेस पहले वही उसी तरह की निकाली, आपने बस जो है ना शक्लें चेंज करके बिल्कुल उसी तरह की तीन फोर्सेस और लगाए, तो वो इक्वल फोर्स सिस्टम होगा। लेकिन आपने इक्विवेलेंट इफेक्ट को देखा। ठीक है, असर होना चाहिए, बाकी फोर्सेस जैसी मर्जी आ जाए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। एंड द लास्ट वन हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होती है कि ये इक्विवेलेंट से ही निकलती है। इफ अ फोर्स सिस्टम, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि तीन लोग जो है ना पहले पुश कर रहे थे उसको, और फिर एक बंदा ऐसा आया जिसने उस टेबल को अकेले इंडिविजुअली पुल कर लिया, ठीक है, पुश कर लिया, देन वो जो अकेला बंदा आया है वो एक रिजल्टेंट सिंगल फोर्स हमारे पास आई है, उस सिंगल फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इफ अ फोर्स सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स, उसको हम आर का नाम देंगे, और देन और इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम, उसको हम सिस्टम का क्या कहेंगे, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कैसी फोर्स होती है, ये एक ऐसी फोर्स होती है, सिंगल फोर्स होती है जिसका किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो बराबर होता है उस इफेक्ट के जो एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस लगा रहा था। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली अपना बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और रिजल्टेंट फोर्सेस भी हम नेक्स्ट में जाके इनको इवैल्यूएट किया करेंगे। जी, तो फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पोर्शन था वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। जो हमने अनडिफाइंड टर्म्स ली थी, जो अनडिफाइंड हमने कॉन्सेप्ट्स लिए थे, जो हमने अनप्रूव्ड असर्शंस ली थी, और उन्हीं को यूज करते हुए कुछ हमने प्रूफ्ड डेफिनेशन दी थी, डिफाइंड टर्म्स यूज की, फिर हमने कुछ प्रूव्ड असर्शंस की जिनको हमने थ्योरम्स का नाम दिया, उन्हीं को यूज करते हुए ये सारी की सारी टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की। ठीक है, उन्हीं सब को हमने यूज करके, तो ये आपका यहाँ तक कि जो है ना कंसेप्ट यूज होते हैं जिनको आप वाइडली यूज करेंगे, ये सारे आपके जो है ना एक्जिमेटिकल फाउंडेशंस है मैकेनिक्स की। फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो है ना सेकंड पोर्शन करेंगे फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिक्स का। जी, थैंक यू वेरी मच।